नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे पंचायती राज चुनावों के आखिरी चरण के बारे में, जिसे लेकर कल मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और बात होगी प्रदेश को मिले नए सूचना आयुक्त की। फिर बात करेंगे गहलोत सरकार के 2 सालों के रिपोर्ट कार्ड की। मौका था महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के भवनों के वर्चुअल लोकार्पण का। और इस अवसर पर सीएम ने अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही आखिर में बताएंगे आरएलपी की अकाली दल की राह पकड़ने के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव खास बातचीत में, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर सरकार का रुख साफ है, लेकिन अगर किसान चाहे तो सरकार लिखित रूप से आश्वासन भी देने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था जारी है, आगे भी मौजूद रहेगी। अभी तक 4 राउंड की बैठक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। 5वीं कल होनी है। क्या उम्मीद करें? क्या ये डेडलॉक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या बातचीत अभी और खिंचेगी? भारत सरकार किसान यूनियन के साथ लगातार चर्चा कर रही है। हम लोगों ने 14 अक्टूबर को चर्चा की, 13 नवंबर को चर्चा की, 1 दिसंबर को चर्चा की, 3 दिसंबर को चर्चा की और लगातार चर्चा आगे बढ़ रही है। कल की चर्चा जो हुई बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और काफ़ी कुछ मुद्दों को निकाला गया है जिन पर सहमति बनी है। अब कल फिर 5 दिसंबर को हम लोग बैठने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब किसान यूनियन के लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि कल शायद हम लोग कुछ अच्छे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार लागत पे 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाता है और लगातार उसका फ़ायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। आपने देखा पिछले दिनों हम लोगों ने खरीफ की फसल पहले से अधिक खरीदी है। देश भर में अगर हम देखेंगे तो धान में 17% की वृद्धि है खरीद में। तो खरीद में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए किसी को शंका करने का सवाल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर किसान यूनियन ये चाहेंगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी ये सरकार का संकल्प है और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ज़रूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। आज रात 9 बजे देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये पूरा इंटरव्यू। चलिए बढ़ेंगे आगे। कृषि कानून को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। ट्विटर पर उन्होंने दरअसल हमला बोला है, बयान दिया है। सीएम गहलोत ने ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति ने मिलने का वक्त नहीं दिया। राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था लेकिन राष्ट्रपति ने वक्त नहीं दिया। दरअसल राष्ट्रपति से मिलना था। कृषि कानूनों पर किसानों की बात उनके सामने रखना चाहते थे। कृषि कानून को लेकर केंद्र को भी सीएम ने इस दौरान घेरा है। सीएम गहलोत ने बैक टू बैक 5 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों से बिना चर्चा किए 3 कृषि बिल बनाए। इन 3 बिलों को संसद में भी आनन फानन में बिना चर्चा के बहुमत के दम पर असंवैधानिक तरीके से पास कराया। जबकि विपक्ष इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजकर चर्चा की मांग कर रहा था।
देखिए, बैक टू बैक 5 ट्वीट हुए। उन्होंने आगे लिखा है कि केंद्र सरकार ने इन बिलों पर किसी से कोई चर्चा नहीं की, जिसके चलते आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं। नए किसान कानूनों पर किसानों की बात रखने के लिए पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। देखिए, उन्होंने आगे ट्वीट किया, फिर हम सभी चारों कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, जिससे किसानों की बातें रख सकें, लेकिन राष्ट्रपति महोदय की कोई मजबूरी रही होगी, इस कारण हमें समय नहीं मिल सका। उन्होंने आगे ट्वीट किया, किसानों की बात केंद्र सरकार ने नहीं सुनी, जिसके कारण आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर संवाद सरकार के साथ इस प्रकार कायम रहते तो यह चक्का जाम के हालात नहीं बनते, आमजन को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने आगे लिखा है, केंद्र सरकार को अविलंब तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और अन्नदाता के साथ किए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। और इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र को आंखें दिखाते हुए बेनीवाल ने चेतावनी दी कि केंद्र किसानों की मंशा के अनुरूप फैसला नहीं लेता है तो आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी, एनडीए का साथ छोड़ेगी आरएलपी। आरएलपी ने तरेरी केंद्र सरकार पर आंखें, अकाली दल की राह पर आरएलपी। जी हां, सियासत में कौन कब किसकी राह पर चलने लगे और कौन कब पलटी मार दे, ये बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं जानते हैं। कल तक केंद्र सरकार और पीएम मोदी के गुण गाने वाले राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। अब जरा आप भी सुनिए बेनीवाल के विद्रोही तेवर वाले बयान को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं, उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। सुना आपने, बयान के पहले भाग में बेनीवाल सियासी सावधानी बरत रहे हैं और एनडीए को समर्थन पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, बेनीवाल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने खुद किसानों के समर्थन में खड़े होने का आह्वान करते हुए लगे हाथों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को भी सलाह दे डाली। किसानों के साथ है, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे, किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए। बेनीवाल के विद्रोही तेवर इतने पर भी नहीं थमे। उन्होंने पूरी दिल्ली घेरने की अंतिम चेतावनी देते हुए मांगे नहीं माने जाने पर एनडीए से समर्थन वापसी की भी घोषणा कर दी। किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। बेनीवाल सिर्फ कृषि बिल के बहाने बीजेपी पर हमलावर नहीं है, उन्होंने तो प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोल रखा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे के साथ ही आजकल वो प्रताप सिंह सिंघवी पर भी ट्विटर वार किए जा रहे हैं। मसलन सिंघवी पर वार करते हुए उन्होंने लिखा, सिंघवी जी मत भूलो विपक्ष में हो, बेहतर होगा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मजबूत करो। गहलोत सरकार के गठजोड़ का हिस्सा बनकर उन घोटालों और अनियमितताओं को नहीं दबा सकते हैं जिसकी जवाबदेही आपकी और धारीवाल जी की बनती है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा,
क्या सिंघवी जी बता पाएंगे आपके मंत्री रहते हुए आखिर फन किंगडम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों और किसकी मेहरबानी से हुई? बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क के स्थान तक को भूमाफियाओं के हवाले करने में पूरा जोर लगा दिया। क्या यही आपकी वरिष्ठता है? साफ नजर आ रहा है कि बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी तैयारी के तहत वो कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल रहे हैं और अलग अलग तरीकों से बीजेपी के स्थानीय नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अकाली दल की राह पर चल रहे हैं बेनीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के भवनों का वर्चुअल लोकार्पण समारोह। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र की जमकर तारीफ की। वहीं सीएम ने कहा, हमने फैसला किया है स्कूली किताबों के पहले पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जाएगी। नई किताबों में यह छपना शुरू हो गया है। जिस प्रकार से जब से वे राज्यपाल के रूप में आए हैं, मैंने देखा है कि विशेष रुचि लेकर के वे तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेके विश्वविद्यालय किस प्रकार से प्रगति की तरफ आगे बढ़े, किस प्रकार से विश्वविद्यालय में रिसर्च का काम बढ़े, उसके बारे में चिंतित रहते हैं और लगातार चिंता करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं और हम लोगों से चर्चा करते रहते हैं। और यही कारण है कि तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ है। समस्याएं अनेकों हैं विश्वविद्यालय की, इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार की भी मजबूरियां, सीमाएं हैं। उस कारण से उन समस्याओं का निराकरण हो नहीं पा रहा। चाहते हुए भी हम चाहेंगे कि राजस्थान में विश्वविद्यालय सेक्टर के अंदर अधिक से अधिक काम हो। निरोगी राजस्थान का मैंने सपना देखा था। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जो सबसे पहले फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट कर रहा था। फिर हमने सरकार बनते इस बार का निरोगी राजस्थान हो, पहला सुख निरोगी काया। ये सोच के हमने कहा प्रत्येक नागरिक को बीमारी हो ही क्यों, प्रिवेंशन और मेडिसिन हो तो कम से कम तकलीफ होगी लोगों को। एक अभियान के रूप में हमने इसको लॉन्च किया था दिसंबर 19 के अंदर। दुर्भाग्य से कोविड आ गया तो हमने उसको जो तैयारी करी थी, जिसमें तैयारी आपके विभाग ने करी, राजस्थान हेल्थियर यूथ एंड मॉरल एजुकेशन राइम, राज्य कॉलेजों के स्वास्थ्य चेतना के तहत ये काम आपने शुरू किया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी पिछली बार हमारी गवर्नमेंट आई तब हम लोगों ने बड़ा जंप दिया। IIT पहली बार आई राजस्थान में, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, ट्रिपल IT कोटा में आ गई, MNIT जयपुर में दर्जा बढ़ गया, एम्स जोधपुर में आ गया, और यहाँ पे भी आजादी के बाद में SMS जैसे हॉस्पिटल खुल गए, विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निफ्ट जैसी संस्थाएं, FDDI, और जयपुर के अंदर जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, वो भी अपना आप एक अलग महत्व रखता है देश के अंदर। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो एक माहौल बनाया पंडित नेहरू ने, उसके बाद में लगातार कोई न कोई संस्थाएं खुलती गई ना। आज हमें गर्व होता है कि तमाम उस श्रेणी की संस्थाओं को राजस्थान बना के आगे बढ़ रहा है। मैं राज्यपाल महोदय कहना चाहूंगा, हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद में 2 साल में हमने करीब 85 नए कॉलेज खोले हैं। 85 आज तक का इतिहास कभी रहा ही नहीं है कि 5 साल कॉलेज मुश्किल से खुलती थी, पर 19 के अंदर करीब लगभग 40 और 2021 के अंदर करीब 47 कॉलेज खोलना। मैं समझता हूं कि ये भी एक माहौल जब बन गया राजस्थान के अंदर उस शिक्षा का, उसके कड़ी के रूप में देखना चाहिए कि सरकार ने ध्यान दिया कि राजस्थान में शिक्षा के साथ साथ में, शिक्षा में पहले राजस्थान पिछड़ा हुआ था, उसको हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल करके 23,000 पाठशाला एक साथ में गांव गांव में ढाणे में खोल दी उस जमाने के अंदर।
उसके बाद में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ाए आप। तो आज जिस रूप में राज्यपाल महोदय ने जो ये नई शुरुआत करी है, और हमने भी प्रयास किया कि तमाम स्कूलों के बुक्स के अंदर पहला पेज संविधान के प्रियम्बल का हो, ये हमने फैसला किया कि जगह छपने शुरू भी हो गए। ये वास्तव में आज की जरूरत है, कल की जरूरत थी, आज की है, आगे भी रहेगी। अगर देश को एक रखना है। और वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंचायती राज चुनावों के आखिरी रण की। बात कर लेते हैं गांव री-गवर्नमेंट की। कल चौथे और अंतिम चरण में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे आखिरी चरण का चुनाव है। वोटिंग के लिए कुल 7,346 मतदान केंद्र बनाए गए। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। गांव री-गवर्नमेंट का आखिरी चरण। तैयारी पूरी है गांव री-गवर्नमेंट चुनने के चौथे और आखिरी चरण की। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे चरण के मतदान में कुल 52,55,889 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 जिलों में चौथे चरण की वोटिंग। 5 दिसंबर को चौथे चरण का चुनाव। सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 21 जिलों की 46 पंचायत समितियों में होंगे चुनाव। 46 पंचायत समितियों के 908 सदस्यों के लिए मतदान और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए होगा मतदान। 18,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। चौथे चरण में 7,964 मतदान केंद्र। कुल 52,55,889 मतदाता। 27,12,627 पुरुष मतदाता। 25,43,244 महिला मतदाता और 18 ट्रांसजेंडर्स मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा। 8 दिसंबर को होगी सभी चरणों की मतगणना। अब जरा ये जान लीजिए कि प्रदेश में गांव की सरकार के आखिरी चरण के चुनाव कहां-कहां हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में चौथे और आखिरी चरण का मतदान है। अब बारी जनता की है। मतदान जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे मतदान के दौरान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें और चुनाव के लिए जारी कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। 21 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 908 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। वोटिंग के लिए कुल 7,346 मतदान केंद्र हैं। 36,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है।
आप टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें देख रहे हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, बाड़मेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर और दौसा की तस्वीरें, जिसमें आप देख रहे हैं मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए। संवेदनशील के लिए पर्याप्त जाब्ता हमें उपलब्ध करा दिया गया है। हम लोग प्रत्येक बूथ के ऊपर 1-4 का जाब्ता भेज रहे हैं, जिससे कि वहां पर सिचुएशन के ऊपर नजर रखी जा सके। पिछले 3 चरण में काफी अच्छे तरीके से, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी एरर के चुनाव इस जिले में हमने संपन्न करवाया और ये सब संभव हुआ है आप सबकी मेहनत के कारण, हमारी जिला स्तरीय टीम्स के कारण और उनके नीचे जो कार्मिक काम कर रहे हैं उनके कारण। भले ही वो चुनाव की सामग्री रही हो या CU BU यूनिट्स रही हो या आपको निर्वाचन के दौरान किसी तरीके की तकलीफ आई और उसका समाधान रहा हो, कोशिश हमारी यही रहती है कि जैसे ही आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, उसको इमीडिएटली हमारे जिले की टीम और यहाँ के एक्सपर्ट्स विदिन 5 मिनट्स रिस्पॉन्ड करें। अभी आज जो पंचायत समिति सुहाना है उनमें और रायपुर और साड़ा तीनों में 88 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें उनके मतदाताओं द्वारा पोल किया जाएगा। कोई अति संवेदनशील बूथ थोड़ी है? कुछ क्रिटिकल बूथ्स हैं, 23 के आसपास बूथ्स हैं जहां अतिरिक्त जाब्ता हमने डेपुट किया है। कोई दिक्कत नहीं है और कोविड के हिसाब से भी हमने मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके लिए हमने होम गार्ड्स वगैरह की अलग से व्यवस्थाएं की है। और सहयोगी प्रेम मीणा जयपुर से और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? कपिल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कपिल तक मेरी आवाज नहीं जा रही। प्रेम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। प्रेम, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पहला चरण हुआ, उससे सीख लेकर दूसरे चरण में इंप्रूवमेंट दिखा है, तीसरे चरण के बाद और इंप्रूवमेंट तीसरे चरण में नजर आया। क्या सीख लेकर क्या नया डाला गया है चौथे चरण में? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूँगा, दरअसल सुरक्षित मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त PS मेहरा काफ़ी गंभीर है। PS मेहरा ने एक बार फिर मतदाताओं से मास्क पहनकर मतदान करने की अपील की है। साथ में यह भी अपील की है कि मतदाता अपने चिन्हित गोलों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करे और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करे। जिस तरह पहले चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ और कोरोना प्रोटोकॉल की पूर्णतः पालना भी नहीं की गई, इसके बाद आयोग के आयुक्त PS मेहरा काफी सख्त हो गए थे और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, उनकी जवाबदेही तय कर दी थी। यदि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं होती है तो उनकी जवाबदेही होगी। साथ में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को भी सख्त हिदायत दी गई थी कि वो फील्ड में जाए और मतदान केंद्रों का निरीक्षण करे और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराएं। आयोग की सख्ती का ये असर दिखाई भी दिया। पहले चरण के चुनाव में जहां 61% मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण के चुनाव में 63% मतदान हुआ। तृतीय चरण के चुनाव में यह मतदान प्रतिशत बढ़कर करीब 64% हो गया। अब उम्मीद है कि अंतिम चरण के मतदान में आयोग के जो दिशा निर्देश है उनका असर दिखाई देगा और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, साथ में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना होगी। कल का अंतिम चुनाव संपन्न कराने के बाद आयोग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद आयोग का मुख्य फोकस स्थानीय निकाय के चुनावों पर रहेगा, जिसके लिए 11 दिसंबर को मतदान होगा। जी स्वप्निल। ठीक है प्रेम। कपिल श्रीमाली, मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सीधा सवाल है कि कोरोना के खतरे के बीच में मतदान प्रतिशत को चौथे चरण में और बढ़ाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मतदान प्रतिशत को बढ़ाना वाकई में चुनौती है, क्योंकि ठंड का असर भी देखा जा रहा है। तो वहीं कोरोना का जो भय है वो पिछले चुनाव में लोगों में देखा गया और जो मतदान प्रतिशत जो निर्वाचन विभाग की कोशिशें हैं उसके अनुरूप नहीं पहुंच पाया था। कल भी उदयपुर के 5 पंचायत समितियों में चुनाव होना है, जिसमें सलुम्बर, सेमारी, जल्लारा, जयसमंद और लसाड़िया पंचायत समिति है, जहां पर कुल 560 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन ADM प्रशासन OP बुनकर ने जो आज मतदान दल रवाना किए थे, उन्हें स्पष्ट तौर पर
ये निर्देशित किया कि कोविड प्रोटोकॉल की जो पालना है वो निश्चित तौर पर हर जगह पर हो सके। दूसरी ओर होमगार्ड के जवान हर बूथ पर तैनात किए गए हैं। होमगार्ड के जवानों की सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने की ड्यूटी रहेगी। तो निर्वाचन विभाग ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को कोरोना के भय से बाहर निकालकर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो अब कल देखना होगा कि ये जो कोशिशें हैं ये अब अंतिम चरण में कितनी कामयाब सिद्ध हो सकती है। जी स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। और वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मरुथरा के नए मुख्य सूचना आयुक्त।